हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को किंगडम फंगाई पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने उनके जनरल फीचर्स प्लस एंड रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके मैंने स्टेप्स वगैरह की बात की थी। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे अलग अलग क्लासेस ऑफ फंगाई की। तो कल लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन जो मैंने बोली थी वो मैंने ये बोलती कि तीन एन जो चीज़ों की अपन बेसिस पे अल्टीमेटली हम बहुत सारी क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं किंगडम फंगाई को। क्या क्या थी वो तीन चीज़ें, अगर मैं रिकॉल करूँ तो एक तो थी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ठीक है ना, जो माइसीलियम है, जो ग्रुप ऑफ हाइफा था, वो किस तरीके से दिखता था। ठीक है, एक तो उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई थी। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने बोलती कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, जैसे एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ए सेक्शुअल स्पोर बन रहा है, सेक्शुअल स्पोर बन रहा है। इसके अलावा एंडोजीनस बन रहा है कि एक्सोजीनस बन रहा है। ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब कैसा है, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहे हैं वो एंडोजीनस मतलब अंदर हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं। जो भी बॉडी है या जो भी है ना, अल्टीमेटली आपका है ना बेसिडियोस्कार्प हम पढ़ेंगे, एस्कोसार्प पढ़ेंगे, उसके बाहर की तरफ बनता है अंदर की तरफ बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो था कि फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन। ठीक है, कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। तो इन तीन बेसिस पे हमने जो हमारा किंगडम फंगाई है उसको हम टोटल 4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, 4 क्लासेस में मैं इसको क्लासीफाई करूँगा टोटल को। पहला आएगा दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ ये सबसे पहला होगा। ठीक है, अब फाइकोमाइसिटीज़ एक एक करके। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूँ, दूसरा होगा हमारा एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़। तीसरा होगा बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, यहाँ पे आप माइसिटीज़ लास्ट में आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो है ना फंगाई है, फंगाई को हम किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं। पहले इसको माइकोटा बोला जाता था, फंगाई को माइकोटा वर्ड से ना रिप्रेजेंट किया जाता था, MYCOTA। माइकोटा वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता था, इसलिए लास्ट में माइसिटीज़ आ रहा है यहाँ पे। और लास्ट में जो लास्ट वाला है दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो इस तरीके से 4 क्लासेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले मैं फाइकोमाइसिटीज़ की बात करूँ तो देखिए, इसके जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे, मेंबर्स इसके देखने को मिलेंगे इन एक्वेटिक हैबिटाट्स। ठीक है, पानी में देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटाट्स होंगे उसमें देखने को मिलेंगे इसके मेंबर्स। ठीक है, प्लस इसके अलावा और कहाँ देखने को मिलेंगे, एंड डिकेइंग वुड पे। डिकेइंग वुड, जो भी वुड होती है, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली ट्री की जो वुड होती है जो कि डिके हो जाती है, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली होती है। ठीक है, जो कि डेड हो जाती है, डिके करने लगती है, जिसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना निकलने लगते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, वो वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एंड ऑल्सो एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑल्सो एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। मतलब देखिए, एक तो हमने क्या बोला कि सेप्रोफाइट के तौर पे हमने बोल दिया कि डिकेइंग वुड का मतलब क्या हुआ, सेप्रोफाइट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, है ना, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये पैरासाइट के तौर पे भी प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इनका माइसीलियम की बात करेंगे। देखिए, इनका माइसीलियम कैसा होता है, इनका माइसीलियम। तो इनका माइसीलियम होता है एसेप्टेट। मतलब देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप ऑफ हाइफा है ना, एक पूरी की पूरी ऐसे लॉन्ग ट्यूब हो, अगर बीच में कोई भी इसकी है ना रोकने वाला नहीं हो, कोई सेप्टा नहीं हो जैसे इस तरीके से बीच में, तो कैसा होगा, वो एसेप्टेट होगा। इसके अलावा ये होता है सीनोसाइटिक। एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक बोलते हैं इसको। सीनोसाइटिक का क्या मतलब हुआ, सीनोसाइटिक का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि मल्टीपल न्यूक्लियर देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसका माइसीलियम आ गया। ठीक है, माइसीलियम मैंने किस तरीके से बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्हें डिकेइंग वुड वगैरह पे ये देखने को मिलता है, और माइसीलियम हो गया एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। ठीक है, चारों के अलग अलग मैं बताऊँगा माइसीलियम, इसका भी याद रखिए, एसेप्टिक और सीनोसाइटिक। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, क्या वो किस तरीके से होता है। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो कैसे होता है, एक तो जूस्पोर से हो सकता है। ठीक है, जू स्पोर्ट्स हो सकता है, वो कैसे होता है, मोटाइल। कल भी मैंने बताया था कि जू स्पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, वो होते हैं मोटाइल होते हैं। आपको याद रखना है, जू स्पोर्ट्स हमेशा कहीं भी अगर आपको बोल दें जू स्पोर्ट्स तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। ठीक है, सेकेंडली वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, या फिर और कैसे हो सकता है, बाई दी ए प्लेनोस्पोर्स। ए प्लेनोस्पोर्स, ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनसे भी हो सकता है। अल्टीमेटली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से या तो जू स्पोर्ट्स से हो सकता है या फिर ए प्लेनोस्पोर्स बनते हैं। अब ये जो ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, ए प्लेनोस्पोर्ट्स होते हैं नॉन मोटाइल, जबकि जू स्पोर्ट्स होते हैं मोटाइल। ठीक है, अब ये जो आपके जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, दीज स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, दीज स्पोर्ट्स आर
प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, ये अल्टीमेटली कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब जो गैमेट्स, अब देखिए गैमेट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो गैमेट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो आपके जो गैमेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो या तो सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में। गैमेट्स आर आइदर, या तो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में बिल्कुल बाहर से एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो जो दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी में एक जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोगैमस। आइसो वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेम के लिए, ठीक है। आइसो मतलब सेम। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ना अगर गैमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है तो कैसे होंगे? आइसोगैमेट्स, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए डिसिमिलर हैं, अगर डिसिमिलर हैं तो वो क्या होंगे? अब आइसो तो हो गए सिमिलर, तो एन आइसो हो जाएगा डिसिमिलर, ठीक है। एन आइसोगैमस, आइसोगैमस से सिमिलर तो एन आइसोगैमस डिसिमिलर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ऊगैमस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ऊगैमस भी हो सकता है, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। आइसो देखो, गैमस मतलब गैमेट, आइसो मतलब सेम, तो सेम गैमेट मतलब आइसोगैमेट। अगर डिफरेंट है तो एन आइसोगैमेट, या इनको एक और नाम दिया गया है ऊगैमस भी इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फाइकोमाइसीटीज। अब इसके एग्जाम्पल से बात खत्म करूँगा, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इतने जितने मैंने पढ़ा दिए सफिशिएंट है। एग्जाम्पल्स में एक तो आएगा म्यूकर, इनके एग्जाम्पल ज़रूर से याद रखने हैं। म्यूकर आ गया, एक मैंने कल बताया था आपको, ब्रेड के ऊपर अगर फंगाई उग जाता है तो उसको हम बोलते हैं राइजोपस, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड, ठीक है। राइजोपस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेड के ऊपर जो उगने वाला होता है। तीसरा इसका एग्जांपल आएगा एल्ब्यूगो। ये क्या होता है? ये पैरासिटिक होता है। एल्ब्यूगो जो होता है दैट इज़ दी पैरासिटिक फंगाई। किस पे पैरासाइट होता है? ये पैरासिटिक फंगाई होता है ऑन मस्टर्ड। ये किस पे होता है? मस्टर्ड पे देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बोल दिया? फाइकोमाइसीटीज़ में इसका माइसीलियम इंपॉर्टेंट था, कहाँ पे रहते हैं, क्या कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, आइसो भी हो सकते हैं, एनाइसो या ऊगैमस हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ये जो होंगे ये अल्टीमेटली फाइकोमाइसीटीज़ की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसीटीज़ की। देखिए एस्कोमाइसीटीज़ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं बता दूँ इनको कॉमनली क्या कहा जाता है। दीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। सैक फंगाई बोला जाता है एस्कोमाइसीटीज़ को। अब सैक फंगाई का क्या मतलब हुआ? देखिए सैक का मतलब होता है कोई है ना बैग लाइक या पाउच लाइक, ठीक है। मतलब इनको है ना ये कैसे दिखते हैं, मतलब अगर इनकी ग्रॉस अपीयरेंस की मैं बात करूँ तो कैसे दिखेंगे? ये एकदम एक बैग लाइक दिखते हैं, एकदम पूरा एकदम मतलब एकदम कवर्ड होते हैं एकदम बैग लाइक या फिर पाउच लाइक, ठीक है। तो इनको इसलिए सैक फंगाई बोला जाता है। अब ये कैसे होते हैं? ये मोस्टली कैसे मिलते हैं? मल्टी सेलुलर। मैंने आपको कल बताया था कि जो फंगाई होते हैं वो ज़्यादातर सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा यूनिसेलुलर था? एक्सेप्ट ईस्ट, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर है। तो ये ईस्ट इसमें आता है, एस्कोमाइसीटीज़ क्लास में आता है, ठीक है। ईस्ट का एक सेकंड नाम क्या है? ईस्ट को बोला जाता है सैक्रोमाइसीस। जो फॉर्मल नेम जो है ईस्ट का वो है सैक्रोमाइसीस। ईस्ट को क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसीस इसको बोला जाता है, ठीक है। अब मोस्टली मैंने बता दिया आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिलते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको कल बताया था, पेनिसिलियम। आपको याद है एंटीबायोटिक्स में मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स में अपन यूज़ करते हैं, तो वो भी मल्टी सेलर होता है, वो इसी का एग्जांपल है। पेनिसिलियम इसका एग्जांपल आ गया, ईस्ट इसका एग्जांपल आ गया, जबकि वो यूनिसेलर होता है। अब ठीक है, ये तो हमने बता दिया इसके कुछ एग्जांपल्स। अब अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पाए जाते हैं इसके मेंबर्स, कैसे होते हैं न्यूट्रिशन वगैरह के बेसिस पे, तो देखिए सेप्रोफाइटिक होते हैं, फाइकोमाइसीटीज़ भी थे कुछ सेप्रोफाइटिक, ठीक है, ये भी होते हैं सेप्रोफाइटिक। डीकम्पोजर्स भी होते हैं ये सेप्रोफाइटिक के साथ, ये डिकम्पोजर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। दीज आर इवन पैरासिटिक भी होते हैं। प्लस मतलब ये देखिए बिल्कुल सेप्रोफाइट का काम भी करते हैं, डेड रिमेन्स पे फीड करते हैं, पैरासाइट हैं क्या ना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है वर्ड यहाँ पे, कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखिए जो काओ जो होती है, काओ वगैरह जो हो गई, बफेलोज वगैरह, ये इनका जो डंग होता है, जो इनका जो एक्सक्रीटा होता है उसको काओ डंग बोलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, गाँव के अंदर तो बहुत इतना पॉपुलर होता है। इससे आप लोगों को याद हो तो मीथेन गैस भी बनाई थी, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा डेफिनेटली। कॉप्रोफिलस मतलब कि ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? दीज आर ग्रोइंग ऑन दी डंग, काओ डंग। जो काओ डंग होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, तो दीज आर कॉप्रोफिलस, ठीक है। तो कैसे हो गए? सेप्रोफाइट्स भी हो गए, डिकम्पोजर्स भी हो गए और पैरासिटिक भी हो गए, ठीक है। अब इनके माइसीलियम, अब आता है इंपॉर्टेंट कि माइसीलियम इनका कैसा है। तो माइसीलियम जो होता है इनका, अब वो कैसा होता है? वो ब्रांच्ड होता है, मतलब ब्रांचिंग मिल जाती है आपको। जो मैंने हाइफा होता है वो बिल्कुल ब्रांच स्ट्रक्चर में होता है, मतलब जैसे ये एक सिंगल नहीं होता ऐसा। फिर ये देखिए यहाँ से इसकी अलग ब्रांच निकल गई,
यहाँ से अलग ब्रांच निकल गई, यहाँ से अलग ब्रांच निकल गई, यहाँ से अलग ब्रांच निकल गई, इस तरीके से ब्रांच होता है। एंड ये कैसा होता है, सेप्टेट। यहाँ पे आपको सेप्टे एंड सेप्टा देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह आपको मान लीजिए सेप्टा ऐसे देखने को मिलता है। मतलब एक एज अ होल एक पूरी ट्यूब नहीं मिलती, लंबी सी लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब नहीं मिलती यहाँ पे ब्रांच होते हैं, ब्रांचिंग देखने को मिलती है और सेप्टा देखने को मिलता है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ याद बता दूँ, तो सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसीटीज ऐसा है जिसमें ए सेप्टेट एंड सिनोसाइटी देखने को मिलता है। बाकी सब में अभी हम आगे जितने पढ़ेंगे ब्रांच और सेप्टेट देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने फाइकोमाइसीटीज़ का नाम लिया, उसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात कर दी। अब एसेक्सुअल स्पोर्स, जैसे उसमें हम बात की थी, अब इसमें मैं एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करूँगा। अब यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, मैंने बताया था फंगाई का नाम आता ही सबसे कॉमन आता है कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं वो यहाँ पे इसके है ना एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। लेकिन अब काम की बात, मैंने बताया था मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। देखिए आप लोग को ऊपर मैं दिखाऊं, मैंने बोला 3 बेसिस पे मैं किंगडम फंगाई को क्लासीफाई कर रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी और माइसीलियम। देखिए माइसीलियम में हर एक में बता रहा हूँ अभी तक स्पोर फॉर्मेशन का मोड कैसा होता है। जैसे अभी मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह हुआ, यहाँ पे नॉर्मल थे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोनिडिया होता है ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। दिस कोनिडिया इज़ प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। ठीक है, ये जो कोनिडिया होता है ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है ये। ठीक है ना, और इनका जो माइसीलियम होगा जिस पे प्रोड्यूस होगा वो बहुत स्पेशल होता है। जो माइसीलियम होता है जिसके ऊपर ये कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, मतलब बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये जो माइसीलियम हुआ ये इसका नाम क्या हो गया, अब क्योंकि कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं तो माइसीलियम का नाम होगा कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स पे कोनिडिया का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आ गया कोनिडियोफोर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये कोनिडिया जो हैं ये जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, ये जब जर्मिनेट करेंगे तब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है भाई, पहले आप लोगों के पास एक स्पेशल माइसीलियम था कोनिडिया 4, उससे तो अल्टीमेटली क्या बन गए, बाहर की तरफ कोनिडिया बन गए। फिर जब ये आगे जाके इन स्पोर्स को जब हम जर्मिनेट करवाएंगे तो वो भी तो माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे ना, तभी तो ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी। इसका मतलब जो कोनिडिया बने वो जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइसीलियम। ठीक है, ये तो आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी में अगर मैं इसकी बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल स्पोर्स, अब क्योंकि नाम है इसका एस्कोमाइसिटीज, तो सेक्सुअल स्पोर्स आएंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज़ के सेक्सुअल स्पोर्स आ गए, एस्कोस्पोर्स आ गए। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये अंदर की तरफ, दीज आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोनिडिया का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो बाहर की तरफ एक्सोजिनसली ही प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, बाहर की तरफ। और है ना जो एस्कोस्पोर्स है वो अंदर की तरफ एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। किसमें, इन सैक लाइक एस्काई। क्या मतलब हुआ, अब जैसे मैंने बताया इनको हमने सैक फंगाई बोला, मतलब जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो आपका इस फंगाई का एस्कोमाइसिटीज़ का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्कोस्पोर। ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने बोला ए सेक्सुअल स्पोर, ये बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, फिर बर्स्ट होते हैं और अपने आप डिस्पर्स हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इसलिए। ठीक है, अब ये जो एस्काई प्रोड्यूस हुए अल्टीमेटली एस्कोस्पोर्स, ये जो अल्टीमेटली एस्काई प्रोड्यूस हुए, ये जो एस्काई ये प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है, ये अरेंज होते हैं, दीज आर अरेंज्ड, दीज आर अरेंज्ड। ठीक है, इन फ्रूटिंग बॉडी। अब मैंने बोला फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है, तीसरा मैंने क्या बोला, देखिए कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हमें देखना था। तो अब मैं बोल रहा हूँ ये जो आपके एस्काई प्रोड्यूस हो रहे हैं ये अरेंज किस में हो रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज हो रहे हैं। हम उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को क्या नाम लेते हैं, उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। ठीक है, कभी भी अगर फ्रूटिंग बॉडी बोलेगा तो आपको लास्ट में कार्प वर्ड मिलेगा। जैसे अगर मैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की फ्रूटिंग बॉडी का नाम लूँगा मैं जब, तो बेसिडियोकार्प बोलूँगा। एस्कोमाइसिटीज़ का मैंने बोला एस्कोकार्प। फाइकोमाइसिटीज़ में किसी भी तरह की फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो ये सब पॉइंट्स, अब यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, पर आप जब अपने नोट्स बनाएं तो बिल्कुल एक टेबल के इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, और बड़ा सारा मतलब 2 पेजों पर कवर कीजिएगा एक साथ, तो एक तरीके से डिफरेंस के साथ साथ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है ना ऊपर से माइसीलियम, इधर भी माइसीलियम, इधर भी बिल्कुल इस तरीके से। तो क्या एक कंपेरेटिव स्टडी जब करेंगे इस टॉपिक की तो आपका फंगाई आपको पता भी नहीं लगेगा। चारों क्लासेस आपकी 2 पेज में हो जाएगी, और जब आप रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट में आपको, 10 भी नहीं 5 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। उससे आपको ये पता लगेगा माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का मेथड क्या है, एक्सोजीनस है, एंडोजीनस है, एक्सो है तो कौन सा, एंडो है तो कौन सा, प्लस फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। जैसे इसमें हो रहा है एस्कोकार्प बन रहा है, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमने यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज़ भी कवर कर ली और हमने एस्कोमाइसिटीज़ भी कवर कर ली। अब इसके बाद क्या, इसके बाद अगली आती है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, अब बात, लेकिन उससे पहले हाँ एग्जांपल्स रह गए, एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जांपल्स रह गए। एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जांपल क्या, देखिए एक तो होता है एस्परजिलस, एस्परजिलस।
ठीक है, एस्परगिलस हो गया। इसके बाद आ गया क्लेविसेप्स, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एज इट इज़। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा क्यों? न्यूरोस्पोरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जेनेटिक्स में, यूज्ड इन बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल एंड जो जेनेटिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, जब आप लोग पढ़ोगे जेनेटिक्स, उसमें आप लोग देखोगे कि न्यूरोस्पोरा का बहुत रोल है, ठीक है, न्यूरोस्पोरा वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा हो गया। अब थर्ड आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। थर्ड इज़ दी बेसिडियोमाइसिटीज़। अब बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करूँ तो अब देखिए, इसको ये क्लास का है ना किस नाम से जानी जाती है? कॉमनली ये नाम ये जानी जाती है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो मशरूम्स जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत से लोग खाते भी हैं, ठीक है, वो मशरूम्स इस वाली क्लास के होते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रैकेट फंगाई, मशरूम्स हो गए, ब्रैकेट फंगाई हो गया, ये सब इस क्लास में देखने को मिलेंगे। या फिर पफ बॉल्स जिसको हम बोलते हैं, पफ बॉल्स, वो सब बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास की ही होती है, ठीक है। अब ये कहाँ ग्रो करते हैं? वही नेक्स्ट, ये ग्रो करते हैं ऑन सॉइल, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, लॉग्स जो भी है ना, जैसे है ना अपन कह सकते हैं कि अल्टीमेटली बार्क हो गया, जो वुड हो गई अल्टीमेटली ट्री का, ठीक है ना, उसके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। प्लस ये लिविंग प्लांट बॉडीज़ पे भी ग्रो कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर लिविंग प्लांट बॉडीज़ पे ग्रो कर रहे हैं तो कैसे ग्रो करेंगे? एज अ पैरासाइट। ऑब्वियसली बात है, किसी भी लिविंग पे अगर कोई ग्रो कर रहा है इसका मतलब पैरासाइट है, और डेड पे ग्रो कर रहा है तो सैप्रोफाइट है, ठीक है। अब लिविंग प्लांट बॉडी पे ग्रो करेंगे तो किस तरीके से होते हैं? रस्ट एंड स्मट, ठीक है, रस्ट एंड स्मट, ठीक है। आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था कल, है ना, वीट के ऊपर जो रस्ट होता है उसको हम वो किसी वजह से होता है वीट रस्ट। मैंने आप लोग को बताया था वीट रस्ट को क्या बोलते हैं? पक्सीनिया, ठीक है। तो ये पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं अल्टीमेटली, रस्ट एंड स्मट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वही अगला माइसीलियम कैसा है इनका, ठीक है। देख रहे हैं फीचर्स सारे कॉमन है, मतलब अगर आपको डिफरेंशिएट करने पे क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, तो भी आप लोग बता सकते हैं इन कॉमन फीचर्स के बेसिस पे। इसका माइसीलियम वही मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है, ठीक है, ये आ गया इसका मैंने माइसीलियम। अब इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट, वो नहीं मिलते हैं, मतलब यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को नहीं मिलते। तो बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर जैसे कि अभी तक हमने दोनों जो पढ़े थे उन दोनों में ही एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट थे, इसमें एब्सेंट होते हैं, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि कैसे होता है? थ्रू दी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अब बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। फिर लेकिन हमने तो पढ़ा है, आप लोगों को याद हो तो मैंने कल डाइकैरियोफेज जो बताई थी फंगस की, उसमें मैंने बताया था एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ दोनों में होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी कैसे हो रही है? प्लाज्मोगेमी होती है फर्स्ट स्टेप, प्लाज्मोगेमी होती है इज़ हैपन्स बाय फ्यूजन ऑफ, अब किस चीज़ का फ्यूजन होगा? अगर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है तो फ्यूजन किसका हो रहा है? टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। देखिए ऐसा होता है इसके अंदर कि नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, पर बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर ये देखने को पाया जाता है क्या कि यहाँ पे दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स, दो सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन हो जाता है। किसका फ्यूजन हो रहा है? या तो वेजिटेटिव सेल का या फिर सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, और इससे क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी। यही तो होता है प्लाज्मोगेमी में कि फ्यूजन होता है, बस यहाँ पे गैमेट्स की जगह दो वेजिटेटिव सेल्स या फिर दो सोमेटिक सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये जो वेजिटेटिव सेल्स, सोमेटिक सेल्स, ये क्या हो सकते हैं? डिफरेंट स्ट्रेन्स के हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेन या जीनोटाइप्स के हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट जीनोटाइप्स के। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं? कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे अलग अलग जीनोटाइप के भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज़ में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो बाकियों से इसको अलग करती है, ये आप लोग को याद रखनी है। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते, पर फ्यूजन कैसे होता है? दो वेजिटेटिव सोमेटिक सेल। अब प्लाज्मोगेमी तो हो गई, फिर आगे क्या होता है? अब प्लाज्मोगेमी से जो भी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, प्लाज्मोगेमी से जो भी आपका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? अल्टीमेटली वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा। आपको पता ही है, मैंने बताया था एक डाइकैरियोटिक फेज आती है, तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा प्लाज्मोगेमी से वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, N+N वाली कंडीशन आएगी। कल मैंने बताया था N+N वाली कंडीशन आएगी। ये अल्टीमेटली क्या बनाएगा? अल्टीमेटली फॉर्म्स बेसिडियम,
क्या बन जाएगा, बेसिडियम बन जाएगा। अल्टीमेटली ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज जो आती है उससे क्या बन जाता है, यहाँ पे बेसिडियम बन जाता है। ठीक है, अब ये जो बेसिडियम होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो ठीक है ना, अल्टीमेटली क्या होता है, बेसिडियम बन गया। अब इस बेसिडियम में क्या होगा, कैरियोगेमी होगी एंड मियोसिस होगा। आई बस समझ में क्या हो रहा है। हमने बोला पहली स्टेज तो हमने कैसे कवर कर ली कि दो वेजिटेटिव या दो सोमेटिक सेल्स को मिला दिया, पर आगे की स्टेज कैसे करेंगे। तो एक बार डाइकैरियोटिक फेज आ गई तो ये क्या बन गया, उससे बेसिडियम बन जाएगा। उस बेसिडियम में फिर आगे की जो सेकंड और थर्ड स्टेज जो कैरियोगेमी और मियोसिस वो हो जाती है। ठीक है, तो कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। में क्वेश्चन बन सकता है कि कैरियोगेमी और मियोसिस जो बेसिडियोमाइसिटीज में किस पे होता है, बेसिडियम पे होता है। ठीक है, इसमें बेसिडियम पे ये होता है। अब ये होने के बाद मियोसिस होने के बाद क्या बनता है, अल्टीमेटली फॉर्म्स 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, मियोसिस हो गया। अब उसके बाद क्या बनता है, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस से। ठीक है ना, मियोसिस से हमेशा 4 ही बनते हैं सेल्स, डॉटर सेल्स जो बनती है वो 4 बनती है मियोसिस से, और माइटोसिस से 2 बनती है। ठीक है, ये मैं सेल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको। अब यहाँ पे क्या है, बेसिडियम हमने बोला बेसिडियम में हो गया कैरियोगेमी और मियोसिस। क्या बना उससे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बने। कैसे, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, ये तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं विच आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस। तो कोई अगर मुझसे पूछ ले कि जो बेसिडियोस्पोर्स है वो क्या है, दीज आर अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ए सेक्सुअल स्पोर्स तो बनते ही नहीं हैं। ये आपको याद रखनी है चीज़ कि ए सेक्सुअल स्पोर्स में बनते नहीं है, और जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, क्या, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, अब ये जो बेसिडिया होते हैं अल्टीमेटली, ये जो मैंने बोला ये जो बेसिडियम हो गए, ये क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ भी बनाते हैं, जैसे कि हमने बात की थी। फ्रूटिंग बॉडीज़ यहाँ पे बनती है। फ्रूटिंग बॉडीज़ का यहाँ पे क्या नाम आ गया, बेसिडियो कार्प्स। क्या नाम आ गया फ्रूटिंग बॉडीज़ का, फ्रूटिंग बॉडीज़ का नाम आ गया बेसिडियो कार्प्स। ठीक है ना, ये तो हो गई इसकी फ्रूटिंग बॉडी। वहाँ पे हमने एस्को कार्प बोला था, देखिए लास्ट में कार्प आ रहा है, मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी हो गई। ठीक है, अब बस ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और लास्ट में हम इसके मेंबर्स कौन कौन से हो गए, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तो अगैरिकस। ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर मशरूम नाम लिया उसी को साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं, अगैरिकस बोलते हैं। इसके अलावा उस्तिलागो, ये क्या आ गया, अभी मैंने रस्ट एंड स्मट की बात की थी, तो ये स्मट है। स्मट को या देखिए उस्तिलागो, ये स्मट का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये उस्तिलागो एक आपका फंगाई है जो कि स्मट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी पक्सीनिया बता ही दिया था आपको, पक्सीनिया मतलब जो कि रस्ट फंगस होता है। ठीक है, तो ये हमने बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात भी पूरी कंप्लीट कर ली। अब एक आखिरी बचता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।